हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर से चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम रेन यानी वर्षा के बारे में बात करने वाले हैं। ये आपका पता होगा कि घटना चक्र पूर्वावलोकन की जो सीरीज है जियोग्राफी की 2024 की जो नई है, उसको हम यहाँ पर कवर करने वाले हैं। ठीक है, अब यहाँ पर हमारा अगला टॉपिक वर्षा रहने वाले हैं, यानी रेन से संबंधित जो क्वेश्चन आते हैं वो आपके लिए महत्वपूर्ण है। ठीक है, एक चीज आपको ध्यान देना है। देखिए, भारत में आपको जानकारी है कि जून से सितंबर तक आपको वर्षा ऋतु रहती है, इस मान्यता है। ठीक है, जब संपूर्ण देश में दक्षिण पश्चिम मानसून प्रभावी होता है, यहीं से देखिए भारत में मानसून भी आता है। इस समय उत्तर पश्चिमी भारत में ग्रीष्म ऋतु में निम्न वायुदाब बन जाता है। उत्तर पश्चिम भारत का मतलब क्या हुआ? देखिए, ये तो उत्तर हो गया, ये पश्चिम, ये एरिया की बात हो रही है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तो यहाँ पर देखिए निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन जाता है। ठीक है, यहाँ पर अधिक तीव्र ये क्षेत्र रहता है और व्यवस्थित ढंग से रहता है। निम्न वायुदाब का क्षेत्र जो है अधिक तीव्र रहता है और व्यवस्थित रहता है। ठीक है, इस निम्न वायुदाब के कारण ही आपका दक्षिण पूर्वी जो व्यापारिक हवाएं हैं, ये दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा की ओर से भूमध्य रेखा को पार करती हैं और भारत की ओर आकृष्ट होती हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक है, भारतीय प्रायद्वीप से लेकर बंगाल की खाड़ी एवं अरब सागर तक ये प्रसारित हो जाती हैं। ठीक है, समुद्री भागों से आने के कारण ये आर्द्रता से परिपूर्ण रहते हैं, क्योंकि समुद्र से आती है तो वहां से आर्द्रता यानी ह्यूमिडिटी लेकर ही आती हैं। ये पौने जो है देखिए अचानक से आपके भारत परिसंचरण से घिरकर दो शाखाओं में विभाजित हो जाती है। ठीक है, और यह है प्रायद्वीपीय भारत की ओर तेजी से बढ़ती है। दक्षिण पश्चिम मानसून जो है ये देखिए स्थलीय भागों में प्रवेश करता है। तो यहाँ पर क्या होता है, गर्जन आप देखते हैं और तड़ित झंझावात के साथ तीव्रता से घनघोर वर्षा होती है। ठीक है, गर्जना आप देखते हैं जो बादल के आपस में टकराने से होती है। इस प्रकार इन घटनाओं के आगमन से होने वाली वर्षा को मानसून का फूटना कहा जाता है। ठीक है, इन पवनों की गति कितनी होती है? 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक होती है और ये एक महीने के भीतर संपूर्ण देश में प्रभावी हो जाती है। आप लोग सुनते हैं गर्मियों में कि केरल से मानसून आता है, केरल में मानसून अब आ रहा है, एक हफ्ते बाद आपका यहाँ आ जाएगा, तो आप सुनते हैं ऐसे। तो यही चीज है कि एक महीने के अंदर पूरे देश में फैल जाता है। ठीक है, भारत मौसम विज्ञान के द्वारा जो 2022 में आंकड़े दिए गए थे, इनमें दक्षिण पश्चिम मानसून जो जून से सितंबर के मध्य में आता है, यह देख सकते हैं लगभग भारत जो है 868.5 सेंटीमीटर वर्षा प्राप्त करता है, जो कि दीर्घकालिक औसत वर्षा का लगभग 75% होता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। वहीं भारत में वास्तविक वर्षा 1236.4 mm होती है, वार्षिक की बात हो रही है। भारत में दीर्घकालिक औसत सामान्य वार्षिक वर्षा 116 सेंटीमीटर होती है। ये चीज भी आपको ध्यान देना है। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा यहाँ पर देख लेते हैं वर्षा के वितरण को, कहाँ कितनी वर्षा होती है। तो आप अगर इसे देखेंगे अच्छे से तो एक चीज आप पाएंगे, एक सेकंड, आप यहाँ पे देखेंगे ये जैसे आपका भारत का मैप है। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको पता है कि ये आपका पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट में वर्षा ज्यादा ही होती है, मैंने आपको बताया भी था। क्योंकि इस तरफ देखिए क्या है, आपका पश्चिम घाट यहीं पर जब इस तरफ से आपकी हवाएं आती हैं दक्षिण पश्चिम मानसून के माध्यम से, तो यहाँ पर आती हैं, तो ये यहाँ पर इसे पश्चिमी घाट मिल जाता है, जिसके कारण से यहाँ पर पहाड़ होने के कारण रुक जाती हैं और इस तरफ आपकी अच्छी खासी बारिश करती है। लेकिन इसी पश्चिमी घाट के इस तरफ आप देखेंगे सूखा हल्का पाया जाता है। यहाँ पर आप देखेंगे मुश्किल से कितनी बारिश होती है, तो यहाँ पर देख सकते हैं आपकी बारिश का आप अंदाजा लगाएंगे तो लगभग 50 से 60 सेंटीमीटर के आसपास होती है। ठीक है, इसके अंतर्गत होती है 40 से 100 के आसपास में। ठीक है, और इस तरफ आप देखेंगे, इस तरफ 300 से लेकर 400 सेंटीमीटर तक की वर्षा होती है, चीज आप देख सकते हैं। ये देखिए आपका गुजरात का एरिया है, यहाँ पर देखिए 40 सेंटीमीटर होती है। यहाँ पर रण का कच्छ पाया जाता है, आपको पता है। यहाँ पर देखिए खार मरुस्थल पाया जाता है, यहाँ पर देख सकते हैं 20 सेंटीमीटर ही वर्षा होती है आपकी। ठीक है, और यहाँ पर देखिए 20 सेंटीमीटर से भी कम होती है। और ये आप देख सकते हो ऊपर की तरफ भी देखिए कम वर्षा होती है इस एरिया में। ठीक है, 20 40 60 सेंटीमीटर, यहाँ पर देखिए 100 सेंटीमीटर होती है। आपका ये जम्मू कश्मीर का भाग है। ठीक है, इधर से आप इस तरफ आएंगे, देखिए इधर आपकी अच्छी खासी वर्षा होती है पूर्वोत्तर भारत में। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे 400 सेंटीमीटर से अधिक तक वर्षा हो जाती है। यही आपका, यहीं पर आपकी गारो खासी जयंतिया पहाड़ियां हैं। ठीक है, जिसके कारण से यहाँ हवाएं जो है रुक जाती हैं और बादल जो है पहाड़ों के बीच में पड़ जाती है, जिसके कारण से घनघोर वर्षा यहाँ पर हो जाती है। 400 सेंटीमीटर से अधिक भी वर्षा हो जाती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब बीच में आप देखेंगे, बीच में देखिए यहाँ पर लगभग कितनी वर्षा होती है, 60 से 100 सेंटीमीटर यहाँ होती है।
और इस वाले क्षेत्र में आप देखेंगे कितनी वर्षा होती है इस वाले क्षेत्र में, तो यहाँ पर भी आपका लगभग कितनी हो जाती है, 100 से 200 के आसपास वर्षा इस क्षेत्र में देख सकते हैं होती है। ठीक है, ये पूरे में 100 से 200 तक के आसपास तक होती है। यहाँ पर बात करें तो देखिए 60 से 100 तक यहाँ पर वर्षा होती है, चीज आपको ध्यान देना। ठीक है, तो उम्मीद है आपको इससे समझ में आ गया होगा लगभग लगभग कि आपकी मोटे मोटा कहाँ पर कितनी क्या वर्षा होती है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। वर्षा ऋतु में देखिए देश के अधिकांश भागों में हवाओं की सामान्य प्रवाह दिशा इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान है, ये दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर होती है, चीज आपको ध्यान देना है। लेकिन होता क्या है कि जो हिमालय ऊपर की ओर जब उत्तर की ओर जाएंगे, उत्तर भारत की ओर, तो वहां पर हिमालय की उपस्थिति के कारण ये उत्तर पूर्व और गंगा के मैदान में दक्षिण पूर्व और पूर्व से उत्तर एवं उत्तर पश्चिम की ओर प्रवाहित होती हैं, लौट कर आती हैं, तो इनकी दिशा बदल जाती है। ठीक है, भारत में देखिए सितंबर महीने में मानसून का प्रत्यावर्तन शुरू हो जाता है। ठीक है, जिसके कारण सूर्य के दक्षिणायन होने के कारण यहाँ पर देखिए अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र, जिसे हम ITCZ कहते हैं, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इसका दक्षिण की ओर खिसकना स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, इस क्रम में उत्तर पूर्व मानसूनी हवाएं जो है ये बंगाल की खाड़ी से आर्द्रता ग्रहण करती हैं और तमिलनाडु विशेषतः चेन्नई में वर्षा करती हैं जब मानसून लौटता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर पूर्वी मानसून से तमिलनाडु की कुल वार्षिक वार्षिक वर्षा का 40 से 50% इसी से होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। जो तमिलनाडु में वर्षा होती है उत्तर पूर्वी मानसून के कारण होती है। भारत में सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला क्षेत्र कौन सा है, तो पश्चिमी घाट है, पूर्वी हिमालय तथा मेघालय है। ठीक है, इन क्षेत्रों में 250-250 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा लगभग हो जाती है। दक्षिण पश्चिम मानसून से इन क्षेत्रों में सर्वाधिक वर्षा होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। मासिनराम भारत में नहीं बल्कि विश्व का सबसे अधिक वर्षा वाला स्थान है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। मासिनराम में आप देख सकते हैं एक दिन में 19 जुलाई 2016 को कितनी वर्षा हो गई थी, तो 549.2 mm वर्षा लगभग हो गई थी। भारत में सबसे कम वर्षा का होती है, तो ये चीज आपको ध्यान देना है। रेगिस्तान नहीं बल्कि एक लद्दाख है जहाँ पर ग्लेशियर्स वगैरह पाए जाते हैं, ठंडा क्षेत्र है, ये चीज आपको ध्यान देना है, लद्दाख है। ठीक है, भारत में सबसे कम वर्षा यहाँ पर देखिए वर्षा कितनी होती है, तो 4.17 सेंटीमीटर मात्र वर्षा होती है। इसके बाद देखिए बात करते हैं और क्या आपके लिए महत्वपूर्ण है। सर्वाधिक वर्षा देखिए आपकी 2022 के अनुसार पूर्वी खासी हिल्स, ये आपकी मेघालय में ही पाई जाती है। ठीक है, गारो खासी जयंतियाँ वही है। यहाँ पर देखिए 8,084.7 mm होती है, जबकि सबसे कम वर्षा लद्दाख के लेह में होती है जहाँ 63.5 mm दर्ज किया गया था। ठीक है, आम्र वर्षा जो है कर्नाटक एवं केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहारे, ये चीज आपको ध्यान देना। आम्र वर्षा क्या है, तो ये एक वर्षा फुहारे जो कि कर्नाटक और केरल में होती है और मानसून के पूर्व होती है। ये जो है आम की फसल के लिए काफी ज्यादा लाभकारी होती है, जिस कारण से इसे आम्र वर्षा भी कहते हैं। यह वर्षा बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप अप्रैल के माह में होती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। इस वर्षा में आम की बौरे पेड़ से टूटकर गिरती नहीं है, अतः आम की फसल यहाँ पर अच्छी होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। वर्ष 2020 में देखिए 2022 में भारत की वार्षिक राष्ट्रीय वर्षा कितनी थी, 1257 mm थी, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए आपके प्रश्न कोश आ गए। यहाँ पर भारत की सर्वाधिक वर्षा आपको कहाँ से प्राप्त होती है, दक्षिण पश्चिम मानसून से ही आपको प्राप्त होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य कौन सा, तो ये तमिलनाडु है, लौटता हुआ मानसून जो जाता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। तीसरा क्वेश्चन है निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो तीसरे का जो सही आंसर आपका हो जाएगा क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपका प्रश्नकाल का उत्तर तो आपका सिक्किम था, लेकिन वर्तमान में आप देखेंगे ना, वर्तमान में सबसे ज्यादा वर्षा कहाँ हो जाती है, 2022 में आप देख सकते हैं मेघालय में होती है, कितनी हो जाती है, 4216.1 mm, ये चीज आपको ध्यान देना। उसके बाद आपको देखिए सिक्किम है, फिर आपका केरल, अरुणाचल प्रदेश, ये सब राज्य आते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न नीचे युग में दिए गए इनमें से बताना है आपका वार्षिक वर्षा की कुल मात्रा का अंतर सर्वाधिक किसमें पाया जाता है। देखिए अजमेर और शिलांग है, ये चीज आपको यही से हो जाएगा, क्योंकि अजमेर राजस्थान में स्थित है और शिलांग तो आपको जानकारी होगी कहाँ है, ये आपको देखिए पूर्वी खासी पहाड़ी जिले में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। एक मौसम विज्ञान केंद्र का औसत वार्षिक तापमान 26 डिग्री सेल्सियस है और उनकी औसत वार्षिक वर्षा 63 सेंटीमीटर है। इनके तापमान का वार्षिक परिसर 9 डिग्री सेल्सियस है। संदर्भित केंद्र आपका कौन सा होगा, तो ये आपका चेन्नई होगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए भारतीय नगरों में सामान्य वर्षा का सही अवरोही क्रम यानी ज्यादा से कम, तो ज्यादा से कम में आपको ध्यान देखिए दिल्ली में आपकी कम होता है। ठीक है, तो आपका इस पे देखिए ये गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखो कोच्चि में ज्यादा होगी, क्योंकि कोच्चि आपके केरल में पड़ता है, कोलकाता कोलकाता में नहीं होगा, तो आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देनी। देखिए कोच्चि में आपके 3415.8
mm होती है लगभग, और दिल्ली में आपको 675 mm लगभग होती है। आम्र वर्षा देखिए ये क्या है, तो ये आपको ध्यान देना है। आम्र वर्षा किससे संबंधित है, तो आम की फसल से संबंधित है, ठीक है। आम की फसल इसमें अच्छी होती है, और ये अप्रैल माह में आम्र वर्षा होती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। और ये आपकी कर्नाटक और केरल के क्षेत्र में होती है, ये चीज़ भी आपको ध्यान देना है। आम्र वर्षा देखिए भारत के किन राज्यों की सामान्य घटना है, तो कर्नाटक और केरल की है। ये आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपको इसका सही आंसर हो जाएगा। ग्रीष्म के अंत में पूर्व मानसून वर्षा होती है, जो केरल और कर्नाटक के तटीय भागों में एक सामान्य घटना है। इसे स्थानीय रूप से क्या कहते हैं, तो ये आपको ध्यान देना है, ये मैंगो शावर्स कहलाती है, ठीक है, जिसे हम आम्र वर्षा भी कहते हैं। भारत का सबसे कम वर्षा वाला क्षेत्र आपका कौन सा है, तो ये आपको ध्यान देना है, लेह लद्दाख वाला क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस स्थान पर सबसे कम वर्षा होती है, तो लेह में होती है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है, तो ये आपके मेघालय में स्थित है। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा कहाँ पर होती है, तो ये आपको ध्यान देना, पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय क्षेत्र में होती है सबसे कम वर्षा। भारत में वर्षा का आधिक्य होते हुए भी यह देश प्यासी धरती की भूमि समझा जाता है, इसका कारण क्या है, तो ये देखिए, वर्षा के पानी का तेजी से बह जाना, ये भी सही है ऑप्शन। वर्षा के पानी का शीघ्रता से भाप बनकर उड़ जाना, ये भी बात सही है। वर्षा का कुछ थोड़े ही महीनों में जोर होना, तो ये आपके तीनों ऑप्शन सही, यानी ऑप्शन नंबर डी आपका इसमें सही हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आप देखेंगे, भारत में देखिए 8 3 4 महीने आपकी तो वर्षा होती है, बाकी आपको जो है 8 महीने लगभग वर्षा नहीं होती, नॉर्मल वर्षा होती है, चीज़ आपको ध्यान देना है। तो भारत में वर्षा का अधिक होते हुए भी यहाँ की धरती लगभग आपकी प्यासी ही रहती है, ठीक है। और विश्व में प्यासी भूमि का देश किसे कहते हैं, ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निम्नलिखित में से कौन सी जल प्रबंधन युक्ति है जो कि भारत में लागत का अधिकतम लाभ देने वाली है, तो ये आपका वर्षा के जल का संचयन है, जो कि आपका सही आंसर हो जाएगा। निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 mm वर्षा होती है, तो 200 mm वर्षा आपके जम्मू एंड कश्मीर में होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है, तो झारखंड में वर्षा किससे होती है, तो दक्षिण पश्चिम मानसून से ही होती है यहाँ पर वर्षा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए यहाँ पर चित्र है, आपको बताना है वार्षिक वर्षा इस क्षेत्र में कितनी होती है। देखिए मैंने आपको बताया था 100 से 150 सेंटीमीटर तक होती है, यहाँ पर लगभग 300 से 400 होती है, ठीक है। यहाँ पर भी आपके 300 से 400 आसपास रहती है, यहाँ पर आपके 50 से 100 के आसपास रहते हैं, कहीं कहीं यहाँ पर 0 से 20 रहती है। और इस क्षेत्र में आपका देखिए इस एरिया में तो आपका 100 सेंटीमीटर के आसपास है, बाकी हर जगह 40 से 60 के आसपास में रहती है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। यहाँ पर आपको 100 से 150 के आसपास ही रहती है वर्षा। अगला क्वेश्चन आपका क्या है, जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है, तो ये आपका है बलोतरा, ठीक है। भारतीय मौसम विज्ञान के अनुसार वर्षा का दिन होता है जब किसी विशेष स्थान पर इस वर्षा की मात्रा होती है, तो यहाँ पर देखिए 24 घंटे में 2.5 mm से जहाँ पर वर्षा अधिक हो जाती है उस वहाँ पर वर्षा का दिन उसे कहा जाता है, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। गंगा के मैदान में यदि कोई पश्चिम और उत्तर पश्चिम को चले तो मानसून वर्षा घटती हुई मिलेगी। गंगा के मैदान में कोई ज्यों ज्यों ऊपर को बढ़ता जाएगा आर्द्रताधारी मानसूनी पवन और ऊंची जाती जाएंगी, तो ये आपका बिल्कुल सही है और इसकी व्याख्या भी कर रहा है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 22वां क्वेश्चन है आपका, देखिए यहाँ पर पूछा गया है, चित्र में दर्शाया गया, यहाँ पर आपको बताना है। देखिए यहाँ पर क्या आंसर हो जाएगा आपका, ये जो है आपकी लाइन, ये किस चीज की लाइन है, ये देखिए आपको ध्यान देना, अखिल भारतीय जल विभाजक की ये लाइन है, ठीक है। अब इसको देखिए, हम जलवायु परिस्थितियां कारण है इनके, कोलकाता की अपेक्षा चेन्नई अधिक गर्म है, तो ये क्या कारण है इसका, हिमालय में हिमपात, ये किस कारण है, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर आते आते वर्षा कम होती जाती है, पश्चिम बंगाल से पंजाब की ओर वर्षा कम होती जाती है, तो यहाँ पर देखिए ध्यान देना है, क्या हो जाएगा, समुद्र से दूरी आपका इसका कारण, सी का 4 हो जाएगा, तो ये खत्म हो जाएगा, ये खत्म। सतलज गंगा मैदान में शीतकाल में कुछ वर्षा होती है, तो यहाँ पर डी का ऑप्शन नंबर 3 आपको हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही हो जाएगा, 5243, ठीक। चेन्नई कोलकाता जो है, चेन्नई जो है देखिए आप विषुवत रेखा के अधिक निकट है और कोलकाता दूर है, ठीक है। ये दोनों समुद्र तट पर स्थित है, लेकिन चेन्नई आपका अधिक नजदीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। यही कारण है जिसके कारण से चेन्नई अधिक गर्म है।
तुंगता के कारण हिमालय क्षेत्र में हिमपात की घटनाएं घटित होती हैं, ये चीज आपको ध्यान देना है। और दक्षिण पश्चिम मानसून की पूर्वी शाखा जो है अराकान एवं दक्षिण हिमालय ढलानों से टकराकर पश्चिम की ओर मुड़कर पंजाब तक जाती है। ठीक है, जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है तो आर्द्रता भी आपकी कम होती है और वर्षा की मात्रा भी कम होती जाती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। 24 नंबर है, भारत के अर्ध शुष्क क्षेत्रों में जल ढाल निकास का प्रमाणक चिन्ह है, तो ये क्या है? तो ये आपको ध्यान देना, मौसमी नदियों से जल का तटबंधीकरण करके जलाशयों के तंत्र की स्थापना करना इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है कहाँ कहाँ? तो देखिए ये आरएस का क्वेश्चन है, आप इसे छोड़ भी सकते हैं, इसका ऑप्शन नंबर डी सही है। ये राजस्थान से संबंधित तो आप इन्हें छोड़ भी सकते हैं। ठीक है, इसमें आपको देखो यूपीएससी और यूपीपीसीएस और अगर उत्तराखंड के हो तो उन्हें आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा बस। बाकी तो आपको क्योंकि राज्य विशेष के पेपर है वो भी, तो वहां पर अपने राज्य से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाते हैं। भारत में अंतर्देशीय जल मार्गों की पर्याप्त विकास नहीं हुआ, तो क्या ये बात सही है? बिल्कुल सही बात है। भारत के अधिकतर भागों में वर्षा साल के 4 महीनों में होती है, बिल्कुल सही बात है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही हो जाएगा, व्याख्या भी कर रहा है। चेरापूंजी है कहाँ है? तो ये आपको ध्यान देना, खासी पहाड़ियों में है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो सबसे कम वर्षा आपके चेन्नई में होती है। ठीक है, अब देखिए शीतकालीन वर्षा आपका टॉपिक आ गया, तो शीतकालीन वर्षा में हम देख लेते हैं शीतकालीन वर्षा आपकी कहाँ कहाँ कितनी क्या होती है। ये आप देख सकते हैं, भारत में शीतकालीन मानसूनी पवनें स्थल से समुद्र की ओर चलने के कारण सामान्यतः वर्षा नहीं करती हैं, क्योंकि जो मानसून रहता है शीतकालीन का, वो पवनें जो होती हैं शीतकालीन पवनें, ये आपकी स्थल से समुद्र की ओर चलती हैं। अगर ये समुद्र से स्थल में चले तो समुद्र से पानी लेकर आती हैं भाप के रूप में और स्थल में बरसात कर देती हैं। लेकिन ये स्थल से समुद्र की ओर चले तो इसके कारण से वर्षा नहीं करती हैं। अधिकांश भारत में शीत ऋतु में वर्षा नहीं होती है, अपवाद स्वरूप है जहाँ पर थोड़ी बहुत वर्षा होती है, ये चीज आप देख सकते हैं। ये देख सकते हैं, जैसे भारत का कि अब 10 सेंटीमीटर के अंदर आपकी कहाँ होती है? तो ये आपकी ये एरिया दो है, यहाँ पर 10 सेंटीमीटर से कम होती है। ठीक है, और ये एरिया भी आप देख सकते हैं। ठीक है, और बाकी ये आपके पूरे भारत में आपके इसमें, यहाँ पर पूरा भारत लगभग आ जाता है, यहाँ पर कैसी वर्षा होती है? तो यहाँ पर भी आप देखेंगे तो 10 से 25 सेंटीमीटर तक ही वर्षा होती है। ठीक है, कुछ क्षेत्र हैं जैसे ये है तो यहाँ 50 सेंटीमीटर, यहाँ भी आपके 50 सेंटीमीटर, और इन क्षेत्रों में आपकी कितनी हो जाती है? तो 25 से 50 के आसपास यहाँ हो जाती है। ठीक है, और इस क्षेत्र में कितनी होती है? 10 से 25 हो जाती है, और इसमें आपकी कितनी? 25 से 50 तक लगभग हो जाती है वर्षा, ये चीज आपको ध्यान देनी है। ठीक, पश्चिमी विक्षोभ के कारण है जो कि उत्तरी पश्चिम भारत जैसे आपका पंजाब, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कुछ वर्षा होती है ठंडियों के मौसम में, ये चीज आपको ध्यान देना है। शीत ऋतु में सूर्य के दक्षिणी गोलार्ध होने के कारण पश्चिमोत्तर भारत में उच्च दाब का क्षेत्र बन जाता है। पवन प्रवाह उत्तर पश्चिम भारत से दक्षिण पूर्व की ओर रहता है। भारत के पूर्वी तटीय भागों में व्यापारिक पवने तो प्रभाव में वर्षा हो जाती है। ठीक है, इस समय मुख्य रूप से भूमध्य सागरीय पश्चिमी विक्षोभों से वर्षा प्राप्त होती है, चीज आपको ध्यान देना, पश्चिमी विक्षोभ के कारण ही वर्षा होती है। भारत में इस वाह उष्णकटिबंधीय चक्रवात को भारत तक लाने के लिए उपोष्ण पछुआ जेट पवनें उत्तरदायी होती हैं। ठीक है, इन चक्रवातों के पूर्व की ओर बढ़ने पर इनमें वर्षा की मात्रा कम होने लगती है। यह अल्प वर्षा भी आपके पंजाब और हरियाणा आदि में गेहूं, चना, सरसों आदि रबी की फसलों में सहायक होती है। राजस्थान में इस वर्षा को क्या कहते हैं? मावट कहते हैं। इंपॉर्टेंट ये चीज आपको ध्यान देना है। हिमालय क्षेत्र में हिमरेखा के ऊपर इनमें हिमपात होता है, जिससे जो है नदियां वर्षा वाहिनी बनी रहती हैं, और पश्चिमी विक्षोभों के कारण उत्तर पश्चिम भारत में इस समय अत्यधिक सर्दी का अनुभव होता है। भारत में पश्चिमी विक्षोभों से औसत वार्षिक वर्षा लगभग आपकी कितनी? औसत वार्षिक वर्षा का लगभग 3% प्राप्त होता है पश्चिमी विक्षोभों से। ठीक है, यहाँ पर देखिए उत्तर पूर्वी मानसून के कारण अक्टूबर से नवंबर के मध्य में आपके तमिलनाडु, दक्षिण आंध्र प्रदेश और दक्षिण पूर्वी कर्नाटक और दक्षिण पूर्वी केरल में झंझावती वर्षा होती है। उत्तर पूर्वी मानसून बंगाल की खाड़ी से जलवाष्प ग्रहण करती है, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। अब देखिए क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत के उत्तरी मैदानों में शीत ऋतु में वर्षा होती है, तो ये आपको ध्यान देना पश्चिमी विक्षोभों के कारण होती है शीत ऋतु में वर्षा। भारत में शरतकालीन वर्षा के क्षेत्र आपके कौन से हैं? तो ये आपको ध्यान देना पंजाब और तमिलनाडु के क्षेत्र हैं। कथन दिए गए हैं, अभिकथन और कारण। तो अभिकथन क्या है? दक्षिण पश्चिम मानसून मौसम के दौरान तमिलनाडु तट शुष्क रहता है, तो क्या ये बात सही है? तो आपका बिल्कुल सही है। तमिलनाडु तट जो है बंगाल की खाड़ी की शाखा के समानांतर स्थित है और दक्षिण पश्चिम मानसून की अरब सागर वृष्टि छाया क्षेत्र में स्थित है, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहे हैं। अब अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु में शरतकालीन वर्षा किसके कारण से होती है? तो ये आपको ध्यान देना है,
किन कारणों से होती है? तो ये उत्तर पूर्वी मानसून के कारण से होती है। भारत के उत्तरी मैदान में जाड़ों में कुछ वर्षा होती है, तो क्या ये बात सही है? तो ये बिल्कुल सही बात है। जो जाड़े में उत्तर पूर्वी मानसून सक्रिय होता है, बिल्कुल सही है, ये चीज सही है, लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। ठीक है, कथन आपका क्या है? सर्दी के मौसम में भारत का अधिकांश भाग शुष्क रहता है, तो क्या ये बात सही है? ये आपका बिल्कुल सही है। शीत ऋतु के दौरान देश के अधिकांश भाग उत्तर पूर्वी व्यापारिक हवाओं के प्रभाव में रहते हैं, बिल्कुल सही है, लेकिन ये व्याख्या नहीं कर रहा है, इसकी ये चीज आपको ध्यान देना है। ये देख सकते हैं आप, यूपी आर ओ 2023 में क्वेश्चन बन था। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश मिलती है? तो आपका ये है तमिलनाडु और पंजाब का एरिया है, और थोड़ा बहुत दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी होता है, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है? तो ये आपको ध्यान देना है, कोरोमंडल तट है। ठीक है, और ये कोरोमंडल तट में आपकी उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा होती है। इसके अतिरिक्त आपके दक्षिण पूर्वी कर्नाटक, दक्षिण पूर्वी केरल में भी होती है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत के कौन से क्षेत्र में उत्तर पूर्वी मानसून से वर्षा प्राप्त होती है? तो ये आपको ध्यान देना है, क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। गुजरात में नहीं होती तो बी कैंसिल, बी कैंसिल, बी कैंसिल, बी कैंसिल, तो आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सी और डी, ये बी भी आपके सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, प्रति चक्रवाती स्थितियां यानी एंटी साइक्लोन स्थितियां जो होती हैं शीत ऋतु में तब बनती हैं जब वायुमंडलीय दाब उच्च होता है और वायुताप निम्न होता है। तो ये बात तो आपकी सही है। उत्तर भारत में शीतकालीन वर्षा से निम्न तापों वाली प्रति चक्रवाती स्थितियां पैदा होती, बिल्कुल गलत बात है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ए सही है, लेकिन आर आपका गलत है। ठीक है, भारत के निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? तो शीतकाल में वर्षा आपको ध्यान देना है, ए और डी इसका सही आंसर हो जाएगा। उत्तर पश्चिम में भी और आपका दक्षिण पूर्व में भी वर्षा होती है। ठीक, भारत के उत्तर पश्चिमी मैदान में पश्चिमी विक्षोभ से जाड़े में होने वाली वर्षा की मात्रा क्रमशः कम होती जाती है, तो ये पश्चिम से पूर्व की ओर है, जो कि कम होती जाती है। ठीक है, 13वां क्वेश्चन क्या है? ये आप देख सकते हैं, अच्छे खासे कथन वाले क्वेश्चन बनते हैं, बड़े क्वेश्चन बनते हैं, देखकर एग्जाम हॉल में आपको लगता है यार बड़ा कठिन आ गया, लेकिन आप आपके अगर कॉन्सेप्ट, बेसिक्स कॉन्सेप्ट भी क्लियर है तो आप ये क्वेश्चन आराम से कर लेंगे। भारत में रबी फसलों की खेती मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा जैसे उत्तर पश्चिमी राज्यों में की जाती है, तो क्या ये बात सही है? तो ये आपको दोस्तों बिल्कुल सही बात है। इन राज्यों में रबी की फसलों की सफलता सर्दियों के दौरान पश्चिमी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों के कारण होने वाली बारिश पर निर्भर करती है, ये भी चीज आपकी सही है, तो व्याख्या भी करिए। आप देख सकते हैं आर ओ यार 2023 में ये क्वेश्चन पूछे गए थे, इंपॉर्टेंट, आप देख सकते हैं ऐसे कथन वाले क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कारण है जो कि भारत के उत्तर पश्चिम भाग में शीत ऋतु में होने वाली वर्षा के लिए उत्तरदायी है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ है। ठीक है, अब देखिए आपका प्राकृतिक आपदाएं यहाँ से आ गए, प्राकृतिक, ये नेचुरल डिजास्टर टॉपिक है जो कि आपका इम्पोर्टेंट है, इसे हम देख लेते हैं। भारत में देखिए आपके प्राकृतिक आपदाएं हैं, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट हो गया, भूकंप हो गया, सागर कंप हो गया, सूखा, बाढ़, चक्रवात, मृदा अपरदन हो गया, अपवाहन हो गया, पंख प्रवाह, हिम अवधा जो स्नो अवलेंस होता है, ये सब घटनाएं आपकी प्राकृतिक आपदाओं के उदाहरण, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तरी मैदान में सामान्यतः कम शक्ति के भूकंप आते हैं, ये चीज आपको ध्यान देना। उत्तरी मैदान जो है आपका, यहाँ पर भूकंप कम शक्ति के आते हैं। दक्षिणी दक्षिणी पठार अपेक्षाकृत अधिक स्थिर भूभाग है, फिर भी यहाँ न्यूनतम भूकंपों ने प्रागद्वीपीय भारत की स्थिरता पर प्रश्न चिन्ह लगा रखा है यहाँ पर, यानी यहाँ पर आपके भूकंप आते हैं। ठीक है, आईएमडी होगा और अन्य मानकों के आधार पर आप देखेंगे अर्थक्वेक के 2002 में रिपोर्ट आई थी, जिसमें देखिए भूकंपीय क्षेत्र मानचित्र आपका, ये संस्करण आपको दिया गया है, इसे हम देख लेते हैं। 4 भागों में बांटा गया है, ये आप देखेंगे, ये चीज आपको याद रखनी है दिमाग में। ठीक है, यहाँ देखिए अल्प तीव्रता वाले पहले हम देख लेते हैं। तो अल्प तीव्रता आपके सबसे कम वाले क्षेत्र कौन, देखिए जहाँ पर मैं एक लिखूँ, यानी आपके अल्प तीव्रता वाले हैं। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, यहाँ पर अल्प तीव्रता के आपके देखने को मिलते हैं भूकंप क्षेत्र ही, यहाँ पर बहुत ही कम आते हैं। इसको देखिए मध्यम तीव्रता की बात कर लेते हैं, तो मध्यम तीव्रता के जैसे आपका 2 नंबर जहाँ डाल रहे हैं, ये आपके मध्यम तीव्रता के हैं, ये हो गया, और आप देखेंगे ये हो गया, यहाँ पर मध्यम तीव्रता के आते हैं। अब गहन तीव्रता में आप देखेंगे तो आपके ये आते हैं, यहाँ 3 नंबर जहाँ पे डाल रहा हूँ, ये आपके हो गए। ठीक है, और ये भी हो गया, क्योंकि आप यहाँ पे इनकी बनावट से भी देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए पश्चिमी घाट है, इसलिए ऐसा है। ठीक है, यहाँ पर देखिए हिमालय के, ये आपको देखिए हिमालय क्षेत्र के आसपास पड़ता है, इसलिए ये देखिए तृतीय क्षेत्र में आता है, यानी आपके गहन तीव्रता क्षेत्र में आ जाता है ये। ठीक है, और ये नॉर्मल आपका मैदानी भाग है, इसलिए यहाँ पर 1 और 2
प्रकार के यानी अल्प और मध्यम प्रकार की तीव्रता वाले भूकंपीय क्षेत्र देखने को मिलते हैं। और देखिए ये बहुत ज्यादा भूकंपीय क्षेत्र के हैं, यानी अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र वाले हैं ये। ठीक है, ये हो गया और ये क्षेत्र हो गया, ये चीज आपको ध्यान देना है। ठीक, और ये भी आप देख सकते हैं यहीं पर आपका जो कि भूकंप आया था 2002 में गुजरात में, ये इसी क्षेत्र से संबंधित था, भुज का जो आया था। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। पहले जो हैं अल्प तीव्रता वाले क्षेत्र लो डैमेज हैं, सेकंड मध्यम तीव्रता क्षेत्र वाले डैमेज टू बिल्डिंग, बिल्डिंग को डैमेज कर सकते हैं। गहन तीव्रता क्षेत्र में डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, बिल्डिंग का बुरी तरह से डिस्ट्रक्शन कर सकते हैं, पूरी तरह से बर्बाद कर सकते हैं। और अति प्रचंड तीव्रता क्षेत्र में वेरी हाई डैमेज यहाँ पर होता है, यानी बहुत ज्यादा जान माल की हानि होती है। ये चीज आपको ध्यान देना है। देखिए देख सकते हैं कितने चार आपके जोन पाए जाते हैं, चार प्रकार के हैं, सेकंड थर्ड फोर फाइव प्रकार के आपके भूकंपीय जोन पाए जाते हैं। ये चीज आपको ध्यान देना है। क्षेत्र 5 में आप देख सकते हैं सुस्पृत क्षेत्र 5 है यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखिए भूकंप भूकंप के फलस्वरूप गुरुत्वीय त्वरण का 36% तक क्षैतिज त्वरण अनुभूत हो सकता है। यह अत्यधिक उच्च क्षत जोखिम क्षेत्र है। चीज आपको ध्यान देना है। भारत के जम्मू और कश्मीर, लद्दाख हो गया, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और बिहार राज्यों के कुछ भाग, कच्छ का रण हो गया, अंडमान निकोबार द्वीप समूह हो गया और पूर्वोत्तर क्षेत्र जो है इसी क्षेत्र में आते हैं। ठीक है, ये देख सकते हैं हम देश के कुल भूभाग क्षेत्र का लगभग 10.9% जो है कवर करते हैं क्षेत्र 5। ठीक है, अब देखिए जोन 4 की बात कर लेते हैं। जोन 4 देखिए, ये राजधानी दिल्ली आपकी इसी में आती है, क्योंकि ये आपकी कहाँ से रायसीना हिल्स पर स्थित है। और आपका हिमालय क्षेत्र हो गया, गुजरात हो गया, महाराष्ट्र का कुछ भाग हो गया, कोयना क्षेत्र, सिक्किम इसमें शामिल है। और देश के कुल भूभाग क्षेत्र के 17.3% आते हैं। अब जोन 3 की बात करें, देखिए ये लक्षद्वीप, पश्चिमी घाट हो गया, प्रायद्वीपीय भारत का भ्रंशित क्षेत्र जो है, और उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है, लखनऊ से जो गंगा मैदानों का दक्षिणी भाग है इसी क्षेत्र में आता है। ठीक है, यह भारतीय क्षेत्र का लगभग आपका 30.4% भूभाग को कवर करता है। अब देखिए जोन सेकंड की बात कर लेते हैं, तो पूर्व के जोन 1 और 2 को एक में समाहित करके जोन सेकंड निर्धारित किया गया है। ठीक है, इसमें जो है भारत का 41.4% भूभाग आता है, प्रायद्वीपीय पठार का अधिकांश भाग इसी में आता है। और कर्नाटक पठार जो है प्रायद्वीपीय पठार के अंतर्गत ही है, अतः यह सबसे कम भूकंप प्रभावित मेखला में सम्मिलित है। कौन सा? कर्नाटक का पठार। ठीक है, अब देखिए सुनामी की बात कर लेते हैं। तो सुनामी एक जापानी शब्द है जो कि टिशु यानी मीनिंग इसका क्या है, हार्बर, तथा नामी ये मीनिंग वेव है। भारत की हाई पावर्ड कमेटी ऑन डिजास्टर मैनेजमेंट की रिपोर्ट 2001 के अनुसार सुनामी समुद्र में भूकंप, भूस्खलन तथा ज्वालामुखी उद्गार जैसी घटनाओं से पैदा होता है। ये चीज आपको, जैसी घटनाएं भूकंप के कारण स्थल में होती हैं, वैसी घटनाएं जो आपके समुद्र के अंदर होते हैं उन्हें हम सुनामी नाम दे देते हैं। ठीक है, अधिकांश सुनामी जो है समुद्र आधा स्थल पर आए भूकंपों से पैदा होती हैं। सुनामी को बंदरगाह लहरें या भूकंपीय समुद्री लहरें भी कहा जाता है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर, जिसे हम इंडियन सुनामी अर्ली वार्निंग सिस्टम, जिसे हम ITEWC का परिचालन कब से कर रहे हैं? 2007 से हैदराबाद में किया जा रहा है। ये चीज आपको ध्यान देना है। 26 दिसंबर 2004 को हिंद महासागर में आए सुनामी द्वारा भारत का कोरोमंडल तट जो है सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ था। ठीक है, कोरोमंडल तट का विस्तार प्रायद्वीपीय भारत के पूर्वी तट पर उत्तर में फाल्स डिग्री पॉइंट के उत्तर में स्थित है। ये चीज आपको देख सकते हैं, कन्याकुमारी तक है। ठीक है, भारत मौसम विज्ञान जो है, जिसे हम IMD कहते हैं, इसका मुख्यालय नई दिल्ली में, इसकी स्थापना 1875 में हुई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यह पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के अंतर्गत आता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान का कार्यालय कहाँ है? तो ये आपका पुणे में है। भारतीय मौसम विज्ञान का मुख्यालय सर्वप्रथम कोलकाता में बनाया गया था, जिसे 1905 में शिमला और 1928 में पुणे और अंततः 1944 में दिल्ली में स्थानांतरित कर दिया गया है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग, जिसे 1875 में क्या कहते हैं, स्थापित किया गया था। किसी नदी या तटीय भाग में उच्च जल स्तर की उस स्थिति को बाढ़ कहते हैं जब उस भूमि का कुछ भाग जलमग्न हो जाता है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है इसमें, एक सेकंड, ये आप छोड़ सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। इसके बाद और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण हो सकता है, देखिए यहाँ पे देखिए, भारत में आपदा प्रबंधन है निवारक एवं संरक्षण उपाय, तैयारी एवं मानवों पर आपदा के प्रभाव को कम करने के लिए देश का पहला आपदा प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना लातूर, महाराष्ट्र में की जा रही है। ये चीज आपको ध्यान देना। देखिए क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। 2004 में सुनामी द्वारा भारत के निम्न तटों में से कौन सा तट है जो सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है? तो कोरोमंडल तट जो है प्रभावित हुआ था। ये चीज आपको ध्यान देना है।
हुदहुद चक्रवात जो है देखिए 2016 में आया था। तो ये इन्हें आप छोड़ सकते हैं, क्योंकि ये देखिए 2016 क्वेश्चन तो आपको उसी समय आया था 2014-15 में, तो आप ऐसे क्वेश्चन को छोड़ सकते हैं, ठीक है। भारत में सुनामी वार्निंग सेंटर कहाँ स्थित है, तो ये आपका हैदराबाद में स्थित है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और इसका परिचालन अक्टूबर 2007 से किया जा रहा है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग जो है कहाँ स्थापित है, तो नई दिल्ली में है, और इसकी स्थापना 1875 में हुई थी, ये चीज भी आपको ध्यान देना है। पांचवा क्वेश्चन क्या है, प्राकृतिक आपदाएं और प्रदेश है। देखिए भूकंप का जो है क्षेत्र कौन सा है, तो ये आपको ध्यान देना है। पहले देखिए बाढ़ की बात कर लें, तो ए का क्या हो जाएगा, ए का थर्ड हो जाएगा। उत्तर प्रदेश तथा बिहार का मैदान जहाँ पर बाढ़ से संबंधित, तो ए का थर्ड हो जाएगा। इसके बाद देखिए भूकंप आपका हिमालय का गिरिपाद हिमालय में है, तो बी का वन हो जाएगा, ए का थर्ड बी का वन। इसके बाद सूखा की बात करें, तो सूखा आपका कहाँ आता है जाता है, तो सूखा आपका मध्य पूर्वी भारत में आता है। चक्रवात आपका कहाँ हो जाएगा, चक्रवात आपका झारखंड एवं उत्तरी उड़ीसा क्षेत्र में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ से सही आंसर आपका हो जाएगा, ये चीज आपको ध्यान देना है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, कथन दिया गया है और इसका कारण दिया गया है। हिमालय में भूस्खलन की आवृत्ति में वृद्धि हुई है, तो क्या ये बात सही है, तो ये चीज तो सही लग रही है। हाल ही के वर्षों में हिमालय में बड़े पैमाने पर खनन कार्य हुआ है, तो ये भी बात आपकी सही है, व्याख्या भी कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। बंगाल की खाड़ी के तटवर्ती क्षेत्रों में चक्रवात क्यों अधिक आते हैं, तो ये इनके ऑप्शन ही हम देखते हैं कि इनमें से कौन सा आपका सही हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए क्या है कि बंगाल की खाड़ी में अधिक गर्मी के कारण है, जो कि यहाँ पर चक्रवात आते हैं, तो ये बात आपकी बिल्कुल सही है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसमें सही आंसर हो जाएगा, ठीक। अधिक कथन दिया गया है क्वेश्चन नंबर 8, पश्चिमी तट की तुलना में पूर्वी तट चक्रवातों से अधिक प्रभावित, क्या ये बात सही है, तो ये बिल्कुल सही है। भारत में पूर्वी तट उत्तर पूर्वी व्यापारिक पवन हवाओं की मेखला में पड़ता है, तो क्या ये बात सही है, ये भी बात सही, लेकिन इसकी व्याख्या नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। कथन दोनों सही हैं, लेकिन आर जो है एक ही व्याख्या नहीं कर रहा है, ठीक है, चीज आपको ध्यान देना है। नौवां क्वेश्चन क्या है, महाराष्ट्र के कोयना क्षेत्र के निकट भविष्य में अधिक भूकंप प्रभावित होने की संभावना है, बिल्कुल सही बात है। कोयना बांध एक पुराने भ्रंश तल पर स्थित है, जो कोयना जलाशय में जल स्तर के परिवर्तन के साथ अधिक सक्रिय हो सकता है, ये भी आपका सही है, ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। यहाँ पर कथन और कारण दोनों सही हैं और व्याख्या भी कर रहा है, कथन जो है कथन की कारण, ठीक। निम्नलिखित राज्यों में से किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं, तो ये आपका उड़ीसा क्षेत्र है, बंगाल की खाड़ी से जुड़ा हुआ है, जहां पर प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक आती हैं। इन ऑप्शंस के आधार पर देखा जाए, देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना कहाँ की जा रही है, तो लातूर महाराष्ट्र में की जा रही है, ये चीज आपको ध्यान देना है। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र है जो कि उच्च तीव्रता का भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, तो ये आपको ध्यान देना है। कर्नाटक का पठार है, ये नहीं आता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। बाकी कच्छ, हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड सम्मिलित हैं भूकंप के जोन में। देख सकते हैं यहाँ पर सिस्मिक जोन कितने हैं, तो 4 प्रकार के हैं, ठीक है। सेकंड में आपको लो डैमेज होता है, थर्ड में आपका बिल्डिंग्स को डैमेज होता है, फोर्थ में डिस्ट्रक्शन हो जाता है बिल्डिंग्स का, और फिफ्थ जोन में आपका वेरी हाई डैमेज होता है, ये चीज आपको ध्यान देना है। और आपके लिए क्या महत्वपूर्ण है आगे, भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया गया है, तो ये आपका 4 है, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, ठीक है, 4 भागों में। इसको देखिए कौन सा सही सुमेलित है, तो भुज में देखिए कौन सा प्रकार का आया था, ये चीज आपको ध्यान रखना। भुज में तो देखिए फिफ्थ प्रकार का था, तो भुज में ये आपका गलत हो जाएगा। श्रीनगर में फिफ्थ प्रकार का दिखाया गया है, तो क्या श्रीनगर में फिफ्थ प्रकार का है, बिल्कुल सही बात है, सही है ये। हैदराबाद आपका देखिए सेकंड जोन का, तो आपका ये भी गलत है। चेन्नई की बात करें थर्ड, ये भी आपका गलत है। तो यहाँ पर देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है, उल्टा क्वेश्चन पूछ लिया गया था, यहाँ पर पूछता कौन सा सुमेलित है, आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाता, बाकी आपके तीनों गलत हैं, ठीक है। भुज आपका फिफ्थ जोन का है, हैदराबाद सेकेंड जोन का, श्रीनगर फिफ्थ जोन का, चेन्नई आपका थर्ड जोन का है। पिछले 2 दशकों में उत्तर भारतीय मैदानों में बाढ़ की बारंबारता बढ़ गई, तो क्या ये बात सही है, बिल्कुल सही है। गाद का निक्षेपण यानी सिल्ट का डिपोजिशन के कारण नदी घाटियों की गहराई में कमी आई है, क्या ये बात सही, तो बिल्कुल सही बात है, और ये इसका स्पष्टीकरण भी करता है, आर की व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें, भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त क्षेत्र क्या है, तो ये आपका बिहार है इनमें से, ठीक है, ये चीज आपको ध्यान देना है। उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ से पीड़ित है, तो ये आपको ध्यान देना, पूर्वी क्षेत्र है।
कौन सा कथन सही है? प्राकृतिक आपदाएं सर्वाधिक क्षति विकासशील देशों में करती हैं, बिल्कुल सही बात है। भोपाल गैस त्रासदी मानव निर्मित थी, बिल्कुल सही बात है। भारत आपदा युक्त देश है, ये भी बात सही है। मैंग्रोव चक्रवातों का प्रभाव कम करते हैं। तो देखिए 1, 2, 3 तो आपके यहाँ पर सही हैं और आपका ये चौथा भी कथन यहाँ पर सही लग रहा है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए, ये देख सकते हैं मैंग्रोव वन जो है अपनी मजबूत और फैली हुई जड़ों के कारण चक्रवात के प्रभाव को कम करते हैं, यानी 1, 2, 3 चारों ये कथन सही है। तो यहाँ पर ऐसा ऑप्शन है नहीं, तो आपको इसलिए इसे छोड़ दिया गया है। इसके बाद देखिए 19वां क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बाढ़ आपका कहाँ आती है? बाढ़ जो है उत्तर प्रदेश और बिहार। भूकंप आपका हिमालय क्षेत्र। सूखा आपका कहाँ? सुनामी आपकी कहाँ आ जाएगी? देखिए एक का सेकंड हो जाएगा, एक का सेकंड, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। सूखा आपका पश्चिम एवं मध्य भारत के मध्य, सुनामी आपके भारत का दक्षिण तटीय क्षेत्र में आता है। ये चीज आपको ध्यान देना है। समुद्री चक्रवाती तूफान जो आपका तौकते आया था, ये किस सागर से उत्पन्न हुआ था? तो ये आपको ध्यान देना, अरब सागर। ये 2021 का, इसे भी आप छोड़ सकते हैं क्योंकि 2021 में आया था। वर्तमान में जो 2023 में 2024 में आए हैं उन्हें आप याद रखिएगा, इससे ये आपको अंदाजा मिलता है किस तूफान जो है कब आया था, कहाँ आया था, किस महासागर में आया था, और इसके बाद किस देश ने उस तूफान का नाम रखा था। ये चीज आपको ध्यान देना है। मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात का क्या कारण होता है? तो ये चीज आपको ध्यान देना है। स्थानीय तापांतर के कारण आपके मई माह में उष्णकटिबंधीय चक्रवात आते हैं। ये ओखी क्या है? तो ओखी देखिए चक्रवाती तूफान है जो कि नवंबर 2017 में भारत के तट से टकराया था। ये भी देखिए 2017 से संबंधित, तो आप किसी भी छोड़ सकते हैं, ठीक। तो ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे, उम्मीद है आपको पसंद आई होंगे, और मिट्टियों के टॉपिक को हम अब अगली वीडियो से कवर करेंगे, ठीक है। इस पे आपको क्या सुझाव है जरूर दीजिएगा। यदि आपकी वीडियो अच्छी लगती है तो शेयर कीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी जरूर इन्हें शेयर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। जय हिंद।